हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है रेगुलर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसे आपको अटेम्प्ट करना है। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है, देन मैं जो भी आपको आंसर बताऊं उसके साथ में आपको मैचिंग करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और साथ में आपको खुद को भी ये पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पे पूछा गया है विच बटन इज यूज टू राइट भारत इन हिंदी। जब हम कीबोर्ड के ऊपर हिंदी में देवनागरी के अंदर या देवलियस 010 के अंदर टाइपिंग करते हैं उस टाइम हमें जब भारत लिखना है, कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है इसने। इसके लिए आपको कीबोर्ड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में देखें, शिफ्ट तो देखो सब ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। हमें ये कीज़ देखनी है, कौन सी कीज़ हम प्रेस करते हैं जब हमें भारत लिखना होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाओगे अगर आपने हिंदी में टाइपिंग की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ भीम ऐप इज। ऑनलाइन मनी ट्रांसफरिंग के लिए हम भीम ऐप का यूज़ करते हैं। इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। इसकी वेबसाइट की अगर बात करें, bheemupi.in ये नहीं है, bheem.com ये भी नहीं है, bheem.upi.net ये भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी bheemupi.org.in। ये इसकी करेक्ट वेबसाइट का एड्रेस है। इस एड्रेस से आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करंट के अंदर जो हमें राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनमें आ सकता है। इसे 30 दिसंबर 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई थी और वित्तीय लेन देन के लिए हम इस ऐप का यूज़ करते हैं। भारतीय ऐप है ये। यहाँ पे आपको इसके नाम से भी आइडिया हो रहा होगा। और ये ऐप लगभग 12 भाषाओं के अंदर आई हुई है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, ऐसे 12 भाषाओं के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। इसकी मेन वेबसाइट है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और गूगल स्टोर के ऊपर ये उपलब्ध है। गूगल स्टोर एक ऐसा एप्लीकेशन है या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम वैलिड ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें मोस्टली खतरा नहीं रहता कि वो वायरस नहीं होंगे, उनके साथ में कोई वायरस नहीं आ सकता हमारे कंप्यूटर में। सिक्योर है ये, इस वजह से हम इसके अंदर से ही एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, EPOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ऑफ सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सप्लाई। देखो POS को आप हमेशा ध्यान रखना। POS का एक्चुअल में मीन होता है पॉइंट ऑफ सेल। सेल्स के लिए जो हम डिवाइसेस का यूज करते हैं उन डिवाइसेस को बोला जाता है POS या POS, पॉइंट ऑफ सेल। अब इलेक्ट्रॉनिकली जब आप कोई भी चीज़ें या कोई भी डिवाइस को यूज़ करोगे हम बोलेंगे उसे EPOS। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल कौन सा होता है? जैसे आपने देखा होगा C लिखा होता है, इसके ऊपर गोल होता है इस तरीके से। इसको हम कीबोर्ड में अगर शॉर्टकट की के थ्रू प्रिंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये नॉर्मल इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, अगर आपको पता है आप इसका करेक्ट ऑप्शन बता दोगे। बाकी सही ऑप्शन है कंट्रोल के साथ में ऑल्ट को प्रेस करेंगे और C को जब दबाएंगे तो कॉपीराइट सिंबल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन ई-कॉमर्स। इन चारों ऑप्शन में क्या चीज़ ऐसी है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी सामान या कोई सर्विस की एडवर्टीजमेंट करने के लिए, और कहाँ पे करनी है? ई-कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट होता है उसके अंदर, मतलब एक ऐसा मार्केट जो फ़ोन के अंदर है, जो लैपटॉप के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिकली है वो कहीं ना कहीं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मतलब ई-कॉमर्स के अंदर वेबसाइट आ जाती है। इसका एक अपना ही अलग बाजार होता है, वहाँ पे हम चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं और वो घर बैठे हमें मिल जाती है। बट ऐसी जो वेबसाइट्स हैं, ऐसी जो सर्विस है, ऐसे सामान की एडवर्टीजमेंट कहाँ पे की जाती है या एडवर्टीजमेंट के लिए क्या सर्विस को यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। क्या आपने ऐसा कोई नाम सुना है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट? ये तो एक ऐसा मार्केट हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलती है ना। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका यूज़ नहीं करते हम। EDI का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली डेटा का इंटरचेंज करते हो उस टाइम पे उस फॉर्म को हम बोलते हैं EDI। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स। क्या सेट ऑफ रूल्स हम यूज़ करते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो ये कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर C है इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट का हम उपयोग करते हैं और इंटरनेट का उपयोग करते ही हम इसलिए हैं ताकि हम उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें। अब इंटरनेट का यूज़ करके आपने
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, कोई प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, उसका आपने एडवर्टीजमेंट किया व्हाट्सएप पे, तो इंटरनेट होना चाहिए। आप किसी को जीमेल के थ्रू उसका लिंक भेज रहे हो तो इंटरनेट होना चाहिए। टेलीग्राम पे उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि इंटरनेट का प्रयोग करके हम जो ई कॉमर्स में सामान या सेवाओं का हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है उसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन विच अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट टू अदर कंपनी थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड। यहाँ पे देखो ई कॉमर्स आपके भी सिलेबस के अंदर है, और ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो B2C, B2G, B2B, C2B, ये आपको अगर ई कॉमर्स आपके सब्जेक्ट के अंदर है, अगर आपके सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बट एग्जाम्पल अलग होगा, ये लाइन अलग अलग यूज की जाएगी, तो इनको हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और ये हमें 1 नंबर जरूर दिलवा देगा। है इसमें कुछ भी नहीं। B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, C2B का मतलब क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस। अब इसमें क्या दिया गया है वो अच्छे से पढ़ेंगे। एक ऐसा ई कॉमर्स, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है वो, जिसमें एक कंपनी अपने उत्पादों को, मतलब एक कंपनी है वो अपने जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी उसके पास आइटम है बेचने के लिए, वो उन उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य कंपनी को बेचती है। एक कंपनी है वो किसी अदर कंपनी को बेच रही है, और कंपनी का मतलब आपको पता है कि होता है एक छोटा बिजनेस। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट किस तरह का कहलाएगा, तो बिजनेस टू बिजनेस इसको हम बोलेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा B2B। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक ऐसी कंपनी जो अपने उत्पादों को बेचने के लिए या अपने कच्चे माल को खरीदने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में ई कॉमर्स करता है, व्यापार करता है। तो एक तो हो गया हमारा बिजनेस, और वो बिजनेस डायरेक्ट क्या करता है, गवर्नमेंट से ही अपने माल को या तो बेचता है या खरीदता है। इसे बोलेंगे बिजनेस टू गवर्नमेंट, कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो आपका डायरेक्ट रिलेशन गवर्नमेंट से है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिले तो ऑप्शन नंबर B2G इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे किसान है, किसान अपना सारा अनाज मंडी में किसी एक दुकानदार को देके आ जाता है, और उस दुकानदार ने मान लेते हैं एक बिजनेस खड़ा कर रखा है कि वो क्या करता है, कच्चा माल खरीद लेता है, पूरी फसल खरीद लेता है। अब वो दुकानदार डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है गवर्नमेंट से कि आपको मैं इस भाव के अंदर कनक दूंगा या चावल दूंगा। तो वो दुकानदार डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, डायरेक्ट अपना माल बेचता है एक गवर्नमेंट को। वो किस तरह का बिजनेस हो गया, कि एक ऐसा बिजनेस जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ में कॉन्टेक्ट में है, B2G। अब एग्जांपल देखेंगे B2C का। B2C मतलब बिजनेस एक ऐसा जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ में डील करता है, जैसे अमेजन। अब देखो HP का कोई लैपटॉप है, HP एक कंपनी है जिसका लैपटॉप अमेजन पे पड़ा है। तो HP कंपनी डायरेक्ट क्या करती है, कोई भी कस्टमर, अब कस्टमर आपको पता है अमेजन पे तो पूरा भारत ही उस पर जुड़ा हुआ है या पूरी दुनिया ही उस पर जुड़ी हुई है। कोई भी कस्टमर, आप खुद का एग्जाम्पल लो कि आप HP कंपनी से डायरेक्ट वो क्या कर रहे हो, लैपटॉप को मंगवा रहे हो। बीच में कोई दुकानदार नहीं है कि वो अपनी दुकान का उसमें किराया जोड़ सके, वो अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ सके। बीच के सारे प्रॉफिट हट जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा खत्म हो जाता है। आपको अगर कहीं पे जाके कोई प्रोडक्ट लाना पड़े तो आपके भी एक्सपेंसेस लगते हैं। हो सकता है आप कोई गांव में रहते हैं तो आपको कोई दूर शहर में जाके वो लैपटॉप खरीद के लाना पड़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए, इनको दूर करने के लिए एक ऐसा मॉडल आया जिसमें डायरेक्ट जो बिजनेस होता है, डायरेक्ट जो कंपनी होती है, वो ग्रास रूट के ऊपर लोगों से जुड़ जाती है और अपना प्रोडक्ट उनको डायरेक्ट सप्लाई करती है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होता है, तो कस्टमर का। ऐसे बिजनेस को बोलेंगे B2C। हमें ध्यान किस चीज पे रखना है, यहाँ पे दी गई लैंग्वेज पे, कैसी लैंग्वेज देगा उस लैंग्वेज के हिसाब से अपना दिमाग लगा के हमें इन 4-5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और ये एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विंडोज 7 जो कंट्रोल पैनल है उनमें निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है। या फिर कंट्रोल पैनल मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो कंट्रोल पैनल कैन बी यूज्ड टू रिव्यू रिसेंट सिस्टम मैसेज। अभी सिस्टम ने जो रिसेंट मैसेज दिए हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई अपडेशन के लिए, तो वो सब चीजें हमें कंट्रोल पैनल में किस ऑप्शन में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, कोई भी रिसेंट मैसेज है सिस्टम के, रिकवरी में तो नहीं मिलेगा। एक बेसिक सी थॉट है, रिकवरी क्या होती है, जहां पे हमें कोई डेटा रिकवर करना पड़े,
या हम सिस्टम को रिकवर करें। ये ऑप्शन देखते ही गलत। साउंड, क्या साउंड, कोई साउंड ऑप्शन, कोई साउंड, क्या इन्होंने सीधा शब्द लिख दिया साउंड, ये गलत। सिस्टम देखो, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है पूरा, अगर कंप्यूटर की बात करें। अकेला सिस्टम क्या होगा, गवर्नमेंट सिस्टम भी हो सकता है, पब्लिक सिस्टम भी हो सकता है, सिर्फ कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं, ये भी गलत है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख के एलिमिनेशन करो तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ में हमें ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, उनका मतलब निकालना है, तब जाके हम, हो सकता है विदाउट एफर्ट के हम आंसर तक पहुंच जाए। अब हो सकता है आपको एक्शन सेंटर आपने सुना ही नहीं कभी, बट यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शन ही कट हो गए, बचा क्या, सिर्फ एक्शन सेंटर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, द, कि अगर मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा हाई होगा, तो उसके लिए और क्या चीज होगी, वो 4 ऑप्शन हमें बता रहे हैं। रेजोल्यूशन जितना हाई होगा, पिक्सल बड़े होंगे, मतलब ये मोटे मोटे पिक्सल दिखेंगे आपको, बड़े बड़े। स्क्रीन कम साफ दिखेगी। पिक्सल के अलावा, क्या पिक्सल के अलावा कुछ नहीं दिया आगे, ये ऑप्शन यहीं पे कट कर देना, क्योंकि ये ऑप्शन ही अजीब सा दे रखे हैं। पिक्सल नजदीक होंगे। रेजोल्यूशन का मतलब कि एक नॉर्मल फोटो दिख रही है, एक आप एचडी के अंदर देखते हो, एचडी में आपको और क्वालिटी दिखती है, एकदम क्लियर साफ इमेज आपको दिखती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक तो आपकी फोन की स्क्रीन है, वहां पे आप कोई वीडियो को देखते हो। एक आप कभी कोई अगर मॉल में गए हो तो एक एडवर्टीजमेंट के लिए बड़ी सारी एलईडी लगी होती है, और अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें आपको ऐसे बॉक्स मिलेंगे, इस तरीके से आपको छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं, और वो पूरी फोटो या पूरा एडवर्टीजमेंट इन बॉक्स में ही दिखा रहा होता है। एग्जैक्टली हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन या हमारे फोन की स्क्रीन भी ऐसे ही छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स में डिवाइड होती है, इनको ही हम बोलते हैं पिक्सल। अब ये पिक्सल जितना बड़ा होगा वो हमें अलग से दिखेगा स्क्वायर में, ठीक है, बड़ा होगा, वो पिक्सल बड़े बड़े होंगे तो हमें फोटो की इमेज या इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं दिखेगी। बट आप कभी देखना एचडी वीडियो अपने फोन की स्क्रीन में या लैपटॉप की स्क्रीन में, तो आपको वो अलग अलग पॉइंट नहीं दिखेंगे, वो बहुत ही ज्यादा बारीक होते हैं, इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा स्क्रीन का रेजोल्यूशन हाई होगा, जितना ज्यादा स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा होगा, पिक्सल उतने ही छोटे होंगे, पिक्सल उतने ही नजदीक होंगे, इतने ज्यादा नजदीक होंगे कि वो हमें हमारी आंखों से दिखेंगे ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि स्क्रीन कम साफ होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो नॉर्मल सी बात है, स्क्रीन तो एकदम क्लियर हो जाएगी। पिक्सल्स बड़े होते स्क्रीन बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिटेन द इंफॉर्मेशन सेफली व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न ऑफ। अगर किसी कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो एक ऐसी कौन सी डिवाइस है इन चारों में से जो कंप्यूटर की सूचनाओं को सुरक्षित रखती है, उसका लॉस नहीं होने देती। पावर मतलब जैसे लाइट चली गई, लाइट गई, मगर फिर भी इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अपना डेटा सुरक्षित रखती है, उसको खत्म नहीं करती। सीपीयू, क्या सीपीयू अपने अंदर कोई ऐसी चीज रखता है? तो इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए, सीपीयू के 3 भाग हैं। एएलयू जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, सीयू कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर होने वाली सब चीजों की मॉनिटरिंग रखता है, कंट्रोल रखता है, और रजिस्टर, रजिस्टर मतलब जिस डेटा के ऊपर सीपीयू काम करेगा वो डेटा यहाँ पे रहेगा। देखो सीपीयू एक्टिविटी तब होता है जब कंप्यूटर ऑन होगा, ऑन होते ही सीपीयू बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के अंदर काम करना शुरू करता है। अगर अपना कंप्यूटर हैंग होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं, सीपीयू को फ्री कर देते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर बंद होगा, लाइट ऑफ होगी, सीपीयू के अंदर रजिस्टर में अगर कोई डेटा पड़ा है तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर आती है रैम, रैम भी ऑप्शन गलत है। रैम की तो आपको क्वालिटी पता होंगी। रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जो लाइट जाते ही अपना डेटा डिलीट कर देती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। डोम करके ऐसा कुछ है नहीं। और अब आती है बात रोम की। हाँ, रोम एक ऐसी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, जो कंपनी रोम को बनाएगी वो उसके अंदर अपना एक प्रोग्राम फिक्स करके ही आपको देती है। परमानेंट डेटा उसके अंदर रहता है, लाइट जाने का या लाइट आने का रोम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोम के अंदर जो डेटा है वो लाइट जाने पर भी हमेशा इसके अंदर डेटा सुरक्षित रहता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर यूजेस 120 पिन कनेक्टर। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर के लिए 20 पिन कनेक्टर का यूज करता है।
इसकी फ़ोटो भी मैंने आपको लगा के दी है। ऐसा दिखता है ये 20 पिन का कनेक्टर। मल्टीपल कलर्स के अंदर यहाँ पे वायर्स होती है। पावर सप्लाई के लिए और अदर चीज़ों के लिए इसे मदरबोर्ड पे अटैच किया जाता है। तो ये मदरबोर्ड कौन सा है जो इस पिन का यूज़ करता है, जो इस कनेक्टर का यूज़ करता है, उसका नाम देखो, आपको देखना है, ध्यान रखना है, ATX। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड मदरबोर्ड। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।